A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter The Fundamental Unit of Life. तो ये चैप्टर हमने सबसे पहले शुरुआत की थी हमारे कोर्स के स्टार्टिंग में। इसी चैप्टर से हमने शुरुआत की थी और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो आप 8th क्लास से पढ़ते आए हो। ओके, 8th में भी आपने सेल नाम का चैप्टर पढ़ा है। ओके, और इस चैप्टर में भी हम सेल के बारे में ही बात करेंगे। तो सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? देखिए, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसीलिए उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये लाइन आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकती है जो मैंने अभी बोली, बट मैं इसको सरल शब्दों में हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा आपको कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो कोई प्लांट हो या एनिमल हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है, जो स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। और सारे के सारे काम कौन करता है? सेल करते हैं। ओके, तो इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसी का मतलब होता है फंडामेंटल। ओके, तो सेल जो है क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब देखिए, सेल की बात चली है तो मैं सेल को आपको सबसे सिंपल शब्दों में ऐसा बताऊंगा आपको कि सेल क्या है। जैसे एक दीवार आप देखते हैं, घर पे जो दीवारें हैं, दीवार किससे मिलकर बनती? ईंटों से मिलकर बनती है। तो वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है। ओके, तो सेल्स को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सेल को सबसे पहले किसने देखा था? 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का जो एक साइंटिस्ट था, उसने देखा था सिंपल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। कैसे देखा था? देखिए, वो गार्डन में बैठा हुआ था और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उस पेड़ से उसने थोड़ा सा छाल का टुकड़ा तोड़ा। जो पेड़ की जो आउटर लेयर होती है, बाहरी जो कड़क लेयर होती है, उसका टुकड़ा तोड़ा। और उसके पास एक माइक्रोस्कोप था, बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप से उसने उस टुकड़े को देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर। अब आपने भी देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते को, कि मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं कंपार्टमेंट्स। तो हर एक कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला? सेल। ओके, तो सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था इसको? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। फिर लगभग 7-8 सालों के बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने तालाब के किनारे बैठकर एक चीज़ ऑब्ज़र्व की। तालाब के किनारे बैठे हुए थे, उनको स्मेल आ रही थी तालाब से। तो उनको ये समझ में आया कि यार इस पानी से स्मेल क्यों आ रही है। तो उन्होंने पानी को माइक्रोस्कोप में ला करके देखा, तालाब के पानी को माइक्रोस्कोप से देखा। उनको दिखाई दिए लिविंग सेल, मतलब चलते फिरते सेल। ओके, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक ने उन चलते फिरते सेल का नाम क्या रख दिया? बैक्टीरिया। तो दैट्स हाउ द बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड इन 1674। ओके, फिर बात आगे बढ़ती गई, सेल में और डिस्कवरी होने लगी। फिर एक सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? सेल थ्योरी में 2 बेसिक पॉइंट लिखे हुए हैं। टोटल 3 पॉइंट है, लेकिन 2 मेन पॉइंट है उसमें। वो मेन पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहला है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरा पॉइंट है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल बनेंगे पुराने सेल के डिवीजन से बनेंगे। मतलब जो पुराने सेल हैं वो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, और नए सेल का जन्म होगा। ठीक है, तो ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सेल का कुछ डायग्राम बना हुआ है जहाँ पर आपको सेल्स दिख रहे होंगे और आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। सेल के सेंटर पे एक ब्लैक डॉट जो है वो न्यूक्लियस है सेल का। ओके, न्यूक्लियस को बोलते हैं हम, जैसे हमारे शरीर में हमारा ब्रेन काम करता है। हमारा ब्रेन क्या काम करता है? सोचने का। ओके, हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देने का। तो यही काम न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल के ब्रेन के जैसा काम करता है। ठीक है, अब चलिए सेल थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी सबसे पहली बात 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। उसमें से एक जूलॉजिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था। वो साइंटिस्ट कौन थे? शील्डन एंड श्वेनन। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इस
सेल थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और क्या लिखा हुआ है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा पॉइंट सेल थ्योरी का क्या है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब देखिए सेल जो है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरह के होते हैं और नंबर के बेसिस पे भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो सेल दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं, एक नंबर के बेसिस पे, अगर एक सेल है, एक सेल से बनी हुई बॉडी है या एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है या एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक से ज़्यादा सेल जिसमें पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, तो माइकोप्लाज्मा, ये सारे एक सेल से बने हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक ही सेल में इनकी बॉडी ख़त्म हो जाती है। बट हम इंसान, प्लांट्स, हम इंसानों की बॉडी में ट्रिलियन सेल होते हैं, ठीक है। ट्रिलियन आप काउंट भी नहीं कर सकते, पहले 1000 आता है, फिर मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है। तो ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे हमारी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। तो हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और बैक्टीरिया वगैरह क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब, यूनी मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब सेल से बना, तो सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल से बना। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है वो कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हुए हैं, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सेल जो है वो अपने फंक्शन के बेसिस पे उसका शेप और साइज़ अलग अलग होता है, मतलब सेल कहाँ पर क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे उसका शेप और साइज़ निर्धारित होता है, और अलग अलग शेप और साइज़ के सेल होते हैं, ठीक है। जैसे आपके जो मसल सेल हैं वो लंबे होते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये स्मूथ मसल सेल बना हुआ है लंबा सा, ओके। तो इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। हमारी बॉडी मूवमेंट किसकी मदद से करती है, मसल्स की मदद से। मसल्स कैसे मूवमेंट करते हैं, मसल सेल्स की मदद से। तो ये जो मसल सेल है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी मदद से हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, उसकी बॉडी, अगर मैं इंसान का एग्जांपल लूँ तो इंसान की बॉडी जो है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे सेल मिल करके, इनका एक ग्रुप मिल करके बना लेते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल करके बना लेते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिल करके काम करते हैं तो बन जाता है ऑर्गेनिज्म या बॉडी, ठीक है। तो ये एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ओके। अब स्मूथ मसल्स की बात की जाए तो स्मूथ मसल्स सेल की बात हो रही थी, तो इस मसल सेल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, जिससे बॉडी मूव कर सके, तो वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। बगल में देख रहे हैं आप ब्लड सेल लिखा हुआ है, तो ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये इनका शेप होता है कटोरी जैसा, कॉनकेव शेप होता है, बाई कॉनकेव शेप। बाई कॉनकेव शेप मतलब कटोरी जैसा शेप होता है इनका, जैसे दो कटोरियों को आपस में पीछे से चिपका दिया गया हो। अब कटोरी जैसा शेप होने के कारण इनका जो काम है, इनका काम क्या होता है, इनका शेप क्यों ऐसा होता है, इनका शेप इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इनका काम जो है वो होता है ऑक्सीजन को एक सेल से दूसरे सेल पर पहुंचाना, ठीक है। ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये आरबीसी का काम होता है, रेड ब्लड सेल का, ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचाना, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना, तो वो कटोरी जैसे होते हैं, ओके। फिर आप नीचे देख रहे हैं ओवम, ये गोल गोल है, ओके। नर्व सेल आपको बगल में दिख रहा होगा, तो नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इन्हीं सेल से मिलकर बनता है। तो ये जो नर्व सेल होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये तार जैसे लंबे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, इसीलिए ये क्या होते हैं, तार जैसे लंबे होते हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो फंक्शन सेल्स परफॉर्म करेंगे, ओके, सेल्स जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा सेल का शेप और साइज़। जो काम सेल कर रहे होंगे उसी काम पे डिपेंड करेगा सेल का शेप और साइज़। ठीक है, जैसे एमीबा है, एमीबा का शेप और साइज़ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग टाइप, अलग अलग शेप और साइज़ के सेल होते हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी का पूरा काम करते हैं। सांस लेने का काम अलग ऑर्गन करता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम अलग ऑर्गन करता है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम अलग ऑर्गन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने का काम अलग ऑर्गन करता है। तो हमारे बॉडी में जैसे अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही सेल की बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गेनल्स सेल का अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर पानी जैसी एक चीज़ भरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे होते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स सेल का पूरा काम करते हैं। ओके, तो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लूइड जैसा सब्सटेंस होता है और सेल के अंदर एक सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब सेल दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, सेल दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो जो प्लांट सेल होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्लांट सेल होता है वो अपना घर इमेजिन करिए, आपके घर के बाहर बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, तो प्लांट सेल आपका घर है और आपके घर के बाहर जो बाउंड्री है, अगर आपने डबल बाउंड्री करवा ली तो प्लांट सेल में डबल बाउंड्री होती है। जैसे आपके घर के बाहर दो बाउंड्री है, वैसे ही प्लांट सेल में भी दो बाउंड्री होती हैं। एक होती है सेल वॉल और दूसरी सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सिर्फ एक ही बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में, लेकिन सेल वॉल सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट जो हैं वो अपने खतरे से, मतलब अपने दुश्मनों से भाग नहीं सकते हैं, वो एक जगह खड़े रहना पड़ता है उनको। तो उनके शरीर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा, जब हर एक सेल मजबूत होगा तभी शरीर मजबूत होगा। ओके, तो जब प्लांट की बॉडी जो सेल से मिलकर बनी है, जब हर एक सेल मजबूत होगा बॉडी का, तब जाकर प्लांट की बॉडी मजबूत होगी। ओके, और एनिमल्स तो अपने खतरों से भाग सकते हैं, एनिमल्स अपने दुश्मनों से भाग सकते हैं। तो एनिमल्स के शरीर में सिर्फ एक ही लेयर होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स के शरीर में बाहर सेल वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल जो है वो हार्ड होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, वो कठोर होती है, जिससे क्या होता है, अंदर कोई भी चीज़ सेल के आ नहीं सकती आसानी से। वाटर और दूसरी चीज़ें छोटी मोटी आ सकती हैं, बाकी और कोई चीज़ हार्मफुल नहीं आ सकती। गलती से आ भी जाती है तो अंदर सेल मेम्ब्रेन उसको रोक देती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्ट करके परमिट करती है कि किस चीज़ को अंदर लाना है, कौन सी चीज़ सेल के लिए ज़रूरी है, और वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकालना है। तो ये कौन सेलेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का मेन काम होता है सेलेक्ट करके परमिट करना चीज़ों को अंदर आने के लिए, और सेलेक्ट करके बाहर निकालना वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन की मिलकर के बनती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती लिपोप्रोटीन की। ठीक है, अब
सेल की और अगर मैं आपको थोड़ा सा और बात करूं सेल सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि ऐसा लगता है सेल मेम्ब्रेन को देखकर कि प्रोटीन के जो आइसबर्ग्स हैं, प्रोटीन के जो पहाड़ हैं वो तैर रहे हैं लिपिड के सागर में, लिपिड के सी में प्रोटीन के आइसबर्ग्स तैर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक द आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, द आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ लिपिड्स। तो ये स्ट्रक्चर दिखता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब देखिए दो प्रोसेस होती हैं जिससे सेल के अंदर पानी और खाना और ऑक्सीजन वगैरह जा पाती है। वो प्रोसेस कौन सा होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कई बार सेम प्रोसेस बोल देते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। इसमें अंतर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का अपने ज़्यादा से अपने कम की तरफ जाना, चाहे वो एयर हो चाहे वाटर हो, जहाँ पर वो ज़्यादा मौजूद है वहाँ से वो उस तरफ जाए जहाँ पर वो कम मौजूद है। जैसे आप पानी को बिखेरते हैं तो पानी किस तरफ बढ़ता है? पानी हमेशा उस तरफ बढ़ता है जहाँ पर पानी नहीं होता है या कम होता है। ओके, या एयर की बात करूँ मैं, तो हवा कहाँ से कहाँ चलती है? वहाँ से चलती है जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा मौजूद है, वहाँ से जाती है जहाँ पर हवा कम मौजूद है। या फिर आप रूम के एग्ज़ाम्पल से आप सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने रूम के एक कोने में परफ्यूम को छिड़कते हैं तो दूसरे कोने तक थोड़ी देर बाद फ्रेगरेंस पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है? ये सब डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू देयर लोअर कंसनट्रेशन। जैसे मैं आपको अगर इमेजिन करवाऊँ, दो पानी के टैंक इमेजिन करिए, दोनों बीच में पाइप से जुड़े हुए हैं, दोनों पाइप से जुड़े हुए हैं। पाइप में एक नोज़ल लगा हुआ है, जब उस नोज़ल को खोलेंगे तब एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी जा पाएगा या दूसरी चीज़ें जा पाएंगी। तो हम सपोज़ पहले वाले टैंक में, टैंक नंबर 1 में हम पानी को पूरा भर देते हैं अप टू द ब्रिम, और टैंक बी को पूरा खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, टैंक 1 में पानी पूरा भरा हुआ है और टैंक 2 जो है वो पूरा खाली है। तो जैसे ही हम नोज़ल खोलते हैं, जैसे ही उस पाइप का फ्लो खोलते हैं हम, तो पानी टैंक 1 से कहाँ जाने लगेगा? टैंक 2 में। कब तक जाएगा? जब तक दोनों जगह, दोनों टैंक्स में पानी का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? पानी कहाँ से कहाँ मूव किया? अपने हाई कंसंट्रेशन से। हाई कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पर वो ज़्यादा मौजूद था। पानी जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट था वहाँ से पानी कहाँ मूव किया? जहाँ पर कम प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन। ओके, और जब इस प्रोसेस में पानी के अलावा एयर भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा कोई लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। सब्सटेंस जो है, चाहे पानी हो चाहे लिक्विड हो, चाहे कोई और लिक्विड हो चाहे एयर हो, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब अगर इसी दोनों टैंक के बीच में आप अगर पानी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करा दो, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उस तरह की मेम्ब्रेन से पास करा दो, तो वो प्रोसेस कहला जाएगा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में बस इतना ही अंतर है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस एक में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऐड हो जाता है। जैसे movement of substances from their higher concentration to their lower concentration through semi permeable membrane is known as osmosis, whereas diffusion क्या होता है? movement of substances from their higher concentration to their lower concentration, बस। ओके, तो जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन होता है वो डिफ्यूजन कहलाता है, और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है ऑस्मोसिस। ओके, तो बस इतना सा अंतर है कि ऑस्मोसिस में जो पानी या एयर क्रॉस होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस होती है, बस इतना सही अंतर है। ओके, अब चलिए सेल को हम अलग अलग सॉल्यूशन में रख करके चेक करेंगे कि सेल पे क्या चेंज आता है।
अब सेल को देखने के लिए आप किशमिश भी ले सकते हैं। किशमिश को एक सेल इमेजिन कर लीजिए और जो किशमिश में चेंज आएगा वही सेल में भी चेंज आएगा। ओके, तो सेल दो तरह के होते हैं, प्लांट और एनिमल। तो पहले हम प्लांट सेल को रख कर देखेंगे अलग अलग सॉल्यूशन में। तो हमने 3 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमने पढ़ा है। सॉल्यूट क्या होता है? जैसे अगर मैं शरबत की बात करूं तो शरबत में अगर आप शक्कर और पानी को मिक्स करते हो, ठीक है, शक्कर और पानी को मिक्स करते हो शरबत बनाने के लिए, तो शक्कर हो गई सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और जो शरबत बना वो कहलाता है सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो हमने 3 तरह के सॉल्यूशन लिए। एक सॉल्यूशन लिया हमने जिसमें शक्कर ज़्यादा थी, एक सॉल्यूशन हमने लिया जिसमें पानी बहुत ज़्यादा था, और एक सॉल्यूशन जिसमें शक्कर और पानी दोनों बराबर था। ओके, तो जो पहला सॉल्यूशन है जिसमें शक्कर ज़्यादा थी, वो सॉल्यूशन हमने लिया, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या नाम है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में शक्कर ज़्यादा है, पानी कम है। तो जब आप किशमिश को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो किशमिश के अंदर का जो पानी है, किशमिश के अंदर का पानी वो कहाँ जाने लगता है? बाहर, क्योंकि पानी कम है, शक्कर ज़्यादा है। तो शक्कर को पतला करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो शक्कर किशमिश के अंदर का पानी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। किशमिश के अंदर का पानी शक्कर एब्जॉर्ब करती, ठीक है। तो किशमिश कैसी हो जाती? श्रिंक हो जाती। या फिर मैं दूसरे तरह से ऐसे बोलूँ कि जो किशमिश के अंदर का पानी वो बाहर निकल जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। जैसे ही आपने किशमिश डाली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो किशमिश के अंदर का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और किशमिश एकदम श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें किशमिश को रखने पर, सबसे पहली बात, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, शक्कर कम होती है। तो जैसे ही आपने किशमिश डाली तो किशमिश के अंदर पानी कम था और सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा था। किशमिश के अंदर पानी कम, सॉल्यूशन में ज़्यादा। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? बाहर से अंदर। पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? बाहर से अंदर। तो जो किशमिश है, किशमिश के अंदर पानी आएगा, ठीक है। किशमिश के अंदर पानी कब तक आएगा? जब तक किशमिश पूरी फूल नहीं जाती। ओके, तो इस कंडीशन को बोलते हैं टर्जिडिटी। किशमिश की इस फूली हुई कंडीशन को क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी, ठीक है। और पानी कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? पानी जो जिस सॉल्यूशन में आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किशमिश को रखा था जिसमें पानी ज़्यादा था, तो पानी धीरे धीरे किशमिश के अंदर जाने लगा और किशमिश फूल गई। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल कैसा हो जाता है? जैसे किशमिश की तरह स्वेल हो जाता है, ठीक है। सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, यानी फूल जाता है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किशमिश को रखने पर किशमिश फूल जाती है। उसी तरह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा जाए तो सेल भी क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आप किशमिश को रखते हो तो किशमिश में जो पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है, तो किशमिश और श्रिंक हो जाती है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सेल के अंदर पानी मौजूद है उतना ही सेल के बाहर रहता है, तो पानी का कोई नेट मूवमेंट ही नहीं होता, तो सेल का शेप चेंज नहीं होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ओके, तो ये तीनों तरह के सॉल्यूशन हो गए। ओके, अब देखिए, अब आपने एक जानवर का नाम सुना होगा या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा, एमीबा। ओके, 8th क्लास में आपने एमीबा के बारे में पढ़ा है। एमीबा एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। इसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। ओके, तो ये जो एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म होता है, इसके एक तो पहली बात ये एनिमल सेल होता है, तो इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ओके, तो जैसे ही इसके पास में कोई खाना आता है, खाने का पार्टिकल आता है, तो ये माउथ जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस माउथ जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। और ये माउथ जैसे स्ट्रक्चर बना करके उस चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेती है और उस चीज़ को कुल मिलाकर एमीबा खा लेता है,
ठीक है। तो इसके खाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब क्या होता है? अंदर। साइटोसिस मतलब सेल के, तो सेल के अंदर किसी फूड पार्टिकल को डालना वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है। तो अमीबा जो है वो खाने को इस प्रोसेस से अंदर लेता है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से। ओके। अब चलिए सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल हालांकि हमने पहले पढ़ी है, तो सेल वॉल ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सेल वॉल सिर्फ पाई जाती है प्लांट सेल में और कुछ फंगस में। ओके। सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में और कुछ फंगस में। ठीक है। और एल्गी वगैरह में भी सेल वॉल पाई जाती है हालांकि। ओके। तो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो देखिए एक प्रोसेस होता है प्लाज्मोलिसिस। ये प्रोसेस क्या होता है प्लाज्मोलिसिस? जब जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से दूर चली जाती है। वो जब सिकुड़ करके एकदम बीच में आ जाती है, सेल वॉल को छोड़ देती है, क्योंकि सेल वॉल का शेप तो चेंज होता नहीं, शेप चेंज होता है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप एकदम छोटा हो जाता है चेंज हो करके, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जब सेल का पूरा पानी बाहर निकल जाता है तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है। तो ये जो श्रिंक्ड होना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। तो सेल मेम्ब्रेन का ब्रेकिंग जो होता है वही कहलाती है क्या? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो इट इज़ द कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल। जैसे हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है दैट इज़ द कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड आवर बॉडी, सेम एज द न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल। ओके। सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। जैसे हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। तो वैसे ही सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ओके। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन है। ठीक है। ऑर्गेनल है। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पोरस डबल मेम्ब्रेन। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं पोरस डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन। ओके। डीएनए के एक पर्टिकुलर टुकड़े को जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे डीएनए के अंदर एक ऐसा जीन होगा जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये अलग अलग सेगमेंट में पाए जाते हैं। ओके। तो ये मेरे को थोड़ा डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा, बट ये जब आप लोगों की क्लासेस लगने लगेगी तो मैं बोर्ड में डायग्राम बना के बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डीएनए क्या क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, ओके, क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके। बट फिर भी आपको ये चैप्टर रीड करना है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट को बोलते हैं जीन। ओके। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये हेरिडिटी और एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दो वर्ड हैं, मतलब जो हमें हमारे माँ बाप से जो कैरेक्टरिस्टिक मिले हैं वो कहलाती है हेरिडिटी। ओके। वो कहलाता है इनहेरिटेंस। ओके। और जो वो कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ओके। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? जो हमें हमारे माँ बाप से कैरेक्टर मिलते हैं। जैसे हमारा चेहरा थोड़ा बहुत हमारे फादर जैसा है, थोड़ा बहुत हमारी मदर जैसा है। तो ये जो कैरेक्टर हैं हमारी फादर और मदर के, ये किससे आते हैं? हमारे डीएनए से ही आते हैं। ओके। तो इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो हम अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं उस चीज़ को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। और सपोज़ हेरिडिटी क्या होती है? सपोज़ मेरे फादर की जो आँखें हैं वो ब्लू कलर की हैं, मेरी भी आँखें ब्लू कलर की हुई, मेरे बेटे की भी आँखें ब्लू कलर की होंगी। ओके। तो ये जो ब्लू कलर है ये
ट्रांसफ़र होता आया है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, हेरिडिटी। इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी मतलब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होना, वो कहलाता है हेरिडिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है प्लीज़ एज अ डाउट मेरे से पूछ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।